विजयनगर साम्राज्य ऑडियो लेक्चर लूसेंट। जैसे विजयनगर 1336 में ये इसकी स्थापना हुई थी। 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाई थे। विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। और ये जो स्थापना हुआ था विद्यारण्य एक संत थे, उन्हीं के आशीर्वाद से, विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। इनकी राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी पर थी। राजभाषा जो विजयनगर की थी तेलुगु थी। राजधानी हम्पी, नदी तुंगभद्रा, राजभाषा तेलुगु। हम्पी के जो भग्नावशेष हैं उसको कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने के द्वारा प्रकाश में लाया गया है। इसके जो भग्नावशेष हैं हम्पी के, कौन? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। हरिहर और बुक्का जो थे, पहले जो काकतीय एक वंश था उसी में एक शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उन्हीं के सामंत थे ये दोनों भाई। प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे हरिहर और बुक्का। बुक्का जो था, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। किसकी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि। बस बुक्का बस वेद। और हरिहर द्वितीय जो था, हरिहर द्वितीय, इसने ही सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। देखिए, हरिहर महाराजाधिराज, हरिहर द्वितीय कैसा है? महाराजाधिराज। संगम शासकों में सबसे पहले इसी ने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, हरिहर द्वितीय। एक इटली यात्री था निकोलस कॉन्टी, वह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। निकोलस कॉन्टी कब आया? देवराय प्रथम। और दास प्रथा के बारे में इसने विस्तृत वर्णन किया है। निकोलस कॉन्टी ने विजयनगर में दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया, और ताकि जल की व्यवस्था की कमी को, मतलब जल की कमी को दूर करके की जा सके और नगरों के लिए नहर लाई जा सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नामक नदी पर एक बांध बनवाया। किसने? तो यही देवराय प्रथम ने हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया था, देवराय प्रथम ने। संगम वंश के शासकों का क्रम देखिए तो हरिहर बुक्का, हरिहर देव, देव मल्ली वीरू। हरिहर बुक्का, हरिहर देव, देव मल्ली वीरू। हरिहर बुक्का, हरिहर देव, देव मल्ली वीरू। फिर अष्टदिग्गज थे। अष्टदिग्गज जैसे तेनाली राम थे, तो इनकी रचना का नाम है पांडुरंग महात्म्य। फिर पिंगाली सूरत थे अष्टदिग्गज में, इनकी रचना का नाम है राघव पांडिय। पिंगाली पांडिय। पिंगाली सूरत जो है, सूरत किसका देखे? पांडिय का सूरत देखिए, पिंगाली सूरत राघव पांडिय। पिंगाली सूरत की रचना का नाम है राघव पांडिय। अच्युत राज रामचंद्र एक थे, इन्होंने दो रचना लिखी रामचंद्र ने। एक तो रामाभ्युदयम एक रचना लिखी, दूसरा लिखी सकल कथा सार संग्रह।
किसकी रचना है दोनों? तो अच्युत राज रामचंद्र की है सकल कथा सार संग्रह और रामाभ्युदयम, यही दो रचना है। मल्लन एक कवि थे, मल्लन की रचना का नाम है राजशेखर चरित। शेखर जो है मल दिया सबको, शेखर क्या किया? मल दिया। धुरजटी एक थे, इनकी रचना का नाम है धुरजटी का कलहस्ति महात्म्य, कलहस्ति महात्म्य। धुरजटी शंकर, देखिए शंकर जी का एक पर्यायवाची होता है धुरजटी, तो समझिए कि कलहस्ति महात्म्य, शंकर का महात्म्य कैसा है? बहुत बड़ा है। और एक पांडुरंग महात्म्य है, ये तेनाली की। और ये जो कलहस्ति महात्म्य है ये धुरजटी की है। क्यों? शंकर जी काले हैं। कलहस्ति महात्म्य धुरजटी। इसके अलावा नंदी तिम्स की है परिजात हरण, यानी नंदी का क्या कर लिए? हरण कर लिया। नंदी का क्या कर लिया? हरण। और अल्लसानी पेद्दन, ये सबसे बड़े कवि थे अष्टदिग्गज में, सबसे बड़े यही थे अल्लसानी पेद्दन। इनकी रचना है मनुचरितम और दूसरा हरि कथा सार, दो रचना है। एक है अल्लसानी की मनुचरितम और दूसरी रचना का नाम है हरि कथा सार। किसकी? यही अल्लसानी पेद्दन की। तो फिर से देख लीजिए, तेनाली की है पांडुरंग महात्म्य, पिंगाली सूरत की है राघव पांडी, अच्युतराज रामचंद्र की है सकल कथा सार संग्रह और रामाभ्युदयम, मल्लन की है राजशेखर चरित, धुरजटी की है कलहस्ति महात्म्य, भट्टमूर्ति की है नरसभूपालियम और हरिचंद्रम लोपाख्यानम। भट्ट जो है आख्या कर रहा है, लोपाख्यानम। नंदी तिम्स की है परिजात हरण और अल्लसनी पेद्दन की है मनुचरित और हरित कथा सार। इसके अलावा कुछ महाकाव्य हैं उनके लेखक, जैसे कृष्णदेव राय ने लिखा था अमुक्त माल्यद। और मनुचरितम किसका है? तो वही अल्लसानी पेद्दन की। और वसुचरित किसका है? वसु भट्टमूर्ति। वसु किसका है? भट्टमूर्ति। वसु चरित रचना किसकी है? तो भट्टमूर्ति की। और राघव पांडवियम पिंगली सूरत की है और पांडुरंग महात्म्य तेनाली की है। इसके अलावा जो देवराय द्वितीय था, ये सबसे प्रतापी शासक था। इसको इमाडी देवराय कहा जाता है। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय कहा जाता है। अब्दुल रज्जाक किसी देवराय द्वितीय के समय आया था, जो कि फारसी राजदूत था। और उसके अनुसार यानी अब्दुल रज्जाक ये बताता है कि विजयनगर में जो पुलिस वालों का वेतन दिया जाता था वह वेश्यालय की आय से दी जाती थी, अब्दुल रज्जाक के अनुसार। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। तेलुगु जो कवि देवराय श्रीनाथ थे कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता जो एक था, उसके अनुसार देवराय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें भी दी थी। यानी पूछ सकता है कि कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में 2000 मुसलमान भी भर्ती थे? तो यही देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो था, इसके कई नाम हैं, जैसे एक तो इमाडी देवराय, इसे गजबेटकर भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी, क्योंकि हाथियों का बहुत शिकार करता था देवराय द्वितीय।
देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय कहते हैं। समझिए मल्ली जो हैं प्रौढ़ हो गए हैं। फिर आया एक वंश तुलु वंश। तुलु 1505 से 1565 तक यह वंश चला। इसकी स्थापना वीर नरसिंह। तू कौन करेगा? वीर जो आदमी होता है तू करता रहता है। तुलु वंश का लेकिन महान शासक कृष्णदेव राय था। तो पूछता है कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? ते तुलु वंश से थे। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। सालू तिम्मा जो था यह कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री और सेनापति था। बाबर ने अपनी कथा में बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पायस। तो पायस कहाँ था? पायस पुर्तगाली। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। कहाँ दिया था? तो भटकल में। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। इसमें से अल्लसनी पेद्दम सर्वप्रमुख था। यानी अष्टदिग्गजों में अल्लसनी पेद्दम सबसे प्रमुख था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। अल्लसनी पेद्दम। और अल्लसनी पेद्दन को तेलुगु कविता का पितामह, आंध्र कविता का पितामह आदि की उपाधियां इसको मिली है। अल्लसनी पेद्दन को तेलुगु कविता का पितामह, आंध्र कविता का पितामह इसे कहा जाता है। अमुक्त माल्यद और जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणीय यह तीनों रचना कृष्णदेव राय की है। अमुक्त माल्यद, जाम्बवती कल्याणम, उषा परिणय यह तीनों रचना कृष्णदेव राय की है। विजयनगर साम्राज्य में नंदीनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। विजयनगर साम्राज्य में नंदीनागढ़ी लिपि का प्रयोग, नंदीनागढ़ी लिपि। नागलपुर नामक नए नगर कृष्णदेव राय ने बसाया था। नागलपुर। हजारा राम का मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर भी निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय। इसके अलावा कृष्णदेव राय जो है चिदम्बरम मंदिर बनवाए थे। कृष्णदेव राय चिदम्बरम मंदिर। अम्बारम में पार्वती का मंदिर बनवाया एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यानी कई मंदिर बनवाए थे कृष्णदेव राय। एक तो चिदम्बरम मंदिर, फिर पार्वती का मंदिर, वरदाज मंदिर, एकम्बरनाथ मंदिर। कृष्णदेव राय की मृत्यु वही 1529 में हो गई। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। देखिए आंध्र पितामह तो कृष्णदेव राय को कहते हैं, लेकिन आंध्र कविता का पितामह अल्लसनी पेद्दन को। तुलु वंश का अंतिम जो शासक था वो सदाशिव था। सदा के लिए शिवसी हो गया तुलु। राक्षसी तंगड़ी या जिसे तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं इसे, यह 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया था। 1565 में जो लड़ा गया था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों का एक संघ था। तो उसमें बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था और बीदर था।
और इन सब का नेतृत्व जो है अली आदिल शाह कर रहा था। किन राज्यों का नेतृत्व मतलब संघ था, तो बीजापुर था उसमें, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें बरार नहीं था, यानी इस झगड़े में ये अपना बरार जो है रार नहीं लगाया इन सब के बीच। तो संघ का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था, जबकि विजयनगर का नेतृत्व जो है राम राय कर रहा था। और बहमनी सुल्तानों और विजयनगर के बीच झगड़े का जो कारण था वो तुंगभद्रा के दोआब था। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी कछार और मराठवाड़ा प्रदेश, यही 3 युद्ध का मुख्य कारण था। एक तो तुंगभद्रा का दोआब, दूसरा कृष्णा गोदावरी का कछार और तीसरा मराठवाड़ा प्रदेश। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किए। यानी जब तालिकोटा का युद्ध समाप्त हो गया, अब सदाशिव अंतिम शासक था किसका, तुलु वंश का। इसी ने तिरुमल के सहयोग से, किसके सहयोग से, तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा एक जगह है, उसी को राजधानी बनाया और वहीं से शासन करना आरंभ कर दिया। विजयनगर के एक अलग वंश था, उसका नाम था आरावीडु वंश, जो कि 1570 से 1672 तक रहा। यानी राक्षस तांगड़िक जब युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद ये वंश स्थापित हुआ था, आरावीडु वंश। आरावीडु वंश की स्थापना जो है तिरुमल ने की थी। आरावीडुमल स्थापना तिरुमल ने। सदाशिव जो था अंतिम शासक, उसी को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। यानी सदाशिव जो अंतिम शासक था तुलु वंश का, उसी को अपदस्थ करके तिरुमल ने आरावीडु वंश की स्थापना की। आरावीडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। आरावीडु का अंतिम शासक कौन था, रंग तृतीय। मतलब जैसे कि सदाशिव था तुलु वंश का अंतिम शासक, वैसे ही आरावीडु का अंतिम शासक रंग तृतीय था। आरावीडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। यानी आरावीडु शासक था कौन, वेंकट द्वितीय। इसी के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो संगम में जो थे सालू थे, तुलु थे, आरावीडु थे। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य का जो शासन की प्रशासनिक इकाई थी, पहले प्रांत, फिर उससे छोटा कोट्टम या इसे नाडु भी कहते थे। फिर मेल ग्राम होता था जिसमें कि 50 ग्रामों का समूह होता था मेल ग्राम में। फिर इससे छोटी जो इकाई थी प्रशासनिक, उसे उरु कहते थे। उरु यानी ग्राम को उरु कहते थे। तो प्रांत, फिर उससे छोटा कोट्टम या नाडु, फिर उससे छोटा मेल ग्राम, फिर उससे छोटा उरु। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। नायक वस्तुतः भूसामंत होते थे और विशेष भूखंड इनको दिया जाता था जो अमरम कहलाता था। विजयनगर में आयंगर व्यवस्था थी जो कि स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित थी और इसमें 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी आयंगर में। और ये जितने होते थे ये सब अवैतनिक होते थे और इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। और इनका जो पद आनुवांशिक होता था, ध्यान रखना है कैसा होता था आयंगर का, अ से आयंगर, अ से आनुवंशिक। और वह इस पद को बेच या गिरवी भी रख सकते थे। यानी जो अपना पद चाहते तो ये लोग बेच भी देते। ग्राम स्तर पर
कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो कोई बेची जा सकती थी, यानी गांव की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों से पूछकर ही बेची या खरीदी जा सकती थी। फिर देख विजयनगर में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निकोलस कोंटी। देखो कोंटी इटली, इसमें भी ट है उसमें भी ट है। कोंटी इटली 1420 में आया था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ये निकोलस कोंटी 1420 में आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। फिर अब्दुल रज्जाक फारस का था, 1442 में आया था। देवराय द्वितीय, देखिए डबल जय इसमें है, इसमें भी देवराय द्वितीय है, 1442 में। फिर नूनीज आया था, पुर्तगाल था, 1535 में आया था अच्युत देवराय के शासनकाल में। फिर डोमिंगो पायस था, पायस पुर्तगाली था, 1515 में आया था कृष्ण देवराय के काल में। बारबोसा था, ये भी कृष्ण देवराय के काल में आया था। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित सभी दस्तावेज हुआ करते थे, यानी कर्णिक रखते थे। और जो लगान था 1/6 था। विवाह कर और वधू कर भी लिया जाता था, लेकिन विधवाओं से नहीं लिया जाता था। उम्बली यज्ञ थी, यह लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति को उम्बली कहते थे। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को भूधारण पद्धति कहते थे। रक्त कोंडगे क्या था? तो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था, यानी जिसके घर में शहीद हो जाते थे उनको जो भूमि दी जाती थी उसे रक्त कोडगे भूमि कहा जाता था। कुट्टग्गी थी, कुट्टग्गी क्या है? तो यह ब्राह्मण अथवा मंदिर या बड़े जो भूस्वामी होते थे जो कि स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि को कुट्टग्गी भूमि कहा जाता था। यानी जैसे जिन ब्राह्मणों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी या जिन मंदिरों के पास या जिन बड़े भूस्वामियों के पास बहुत ज़मीन हुआ करती थी, वो अपना स्वयं कृषि न करके किसी को वो भूमि दे देते थे कृषि के लिए, तो ऐसी भूमि को कुट्टग्गी भूमि कहा जाता था। और वे कृषक मजदूर जो भूमि के विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे उन्हें कुदी कहा जाता था। यानी मान लीजिए जिस भूमि पर कोई मजदूर काम कर रहा है, फिर उस भूमि को बेच दिया गया, तो न केवल भूमि बिकी बल्कि जो मजदूर उस पर काम कर रहा है वो भी बेच दिया गया एक तरीके से। तो ऐसे लोग कुदी कहलाते थे, कुदी। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गडपेंद्र नामक पैर में, ध्यान रखना है कहाँ, पैर में धारण करने वाले कड़े का सम्मान, मतलब जैसे जो युद्ध में वीरता दिखाते थे पुरुष, उनको गडपेंद्र नामक एक वस्तु पहना दिया जाता था उनके पैर में सम्मान के रूप में। कृष्णदेवराय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का भी वर्णन मिलता है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। उच्च अधिकारियों को दंडनायक या सेनापति कहा जाता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना भी कहा जाता था। जो टकसाल विभाग होता था उसे क्या कहा जाता था? जोरी खाना। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण जो दस्तकार वर्ग के लोग होते थे उन्हें वीर पंजाल कहा जाता था। यानी देखिए सेट्टी जो हैं वो बहुत व्यापारी के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे, मतलब सेट्टियों की तुलना किया जाता है। और जैसे कोई अगर व्यापार में बहुत सफल है समुदाय तो उसे सेट्टी कहा जाता है एक तरीके से। तो ऐसे ही सेट्टियों की तरह व्यापार में जो निपुण दस्तकार वर्ग के लोग होते थे उनको वीर पंजाल कहा जाता था। उसके अलावा
उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश बग कहा जाता था। यानी अगर मनुष्य का क्रय विक्रय हो रहा था उस समय, तो उसे जो नाम दिया गया था उसका नाम था वेश बग। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश बग कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा थी, वो भी स्वैच्छिक थी, कंपलसरी नहीं थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि दे दिया जाता था। विजयनगर के स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरों का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। जैसे देवता की जो पत्नी होती थी उनके लिए जो मंदिर बनता था उसे अम्मान मंदिर कहा जाता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेवराय एवं उसकी पत्नी तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियाँ थी। महानवमी जो है का त्यौहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। महानवमी सबसे बड़ा, इसमें दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजा किया जाता था महानवमी में। विजयनगर काल की जो कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। पूछता है कभी कभी कि यह जो विजयनगर काल में भीमक वासव पुराण किसकी रचना है, तो यह भीमक की है पहली बात। और किस धर्म संप्रदाय से है, तो लिंगायत जो कर्नाटक के एक बहुत बड़ा संप्रदाय है उसी का धर्म ग्रंथ है यह वासव पुराण। विशेष वासवन्ना बने तो भीमक ने लिखा है वासव पुराण, लिंगायत धर्म ग्रंथ है यह। मदुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। पूछता है मदुरा विजयम किसकी रचना है, तो यह गंगा देवी की रचना है मदुरा विजयम। कृष्णदेवराय और राम राय ये विजयनगर के दो ऐसे शासक थे जो कि अच्छे संगीतज्ञ भी थे। कृष्णदेवराय और राम राय। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेवराय का दरबारी संगीतकार था। लक्ष्मी नारायण, उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की। अब पूछ सकता है संगीत सूर्योदय पुस्तक किसकी है, तो यह लक्ष्मी नारायण की है संगीत सूर्योदय। संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की। संगीत सार यानी संत जो है पूरा सार बताते हैं, तो विद्यारण्य ने विद्या का पूरा सार कौन बता दिया, संगीत सार। वीणा यहाँ का प्रसिद्ध लोकप्रिय वाद्य यंत्र था। चित्रकला जो विजयनगर की थी उसे लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता है। लिपाक्षी कला, विजयनगर की चित्रकला का नाम क्या है, तो लिपाक्षी। और इस चित्रकला का विषय जो है रामायण और महाभारत से लिए जाते हैं। और विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जिसे हम लोग यक्षिणी शैली के नाम से जानते हैं। यानी इसमें नृत्य भी होता है और संगीत, यानी दोनों को मिला दिया जाता है, तो जो विकसित हुई एक शैली उसे हम लोग यक्षिणी शैली कहते हैं। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का जो था स्वर्ण का वाराह था। वाराह, विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वाराह था। इसका वजन 52 ग्राम ग्रेन का होता था। जो स्वर्ण का वाराह होता था 52 ग्रेन का, जिसे विदेशी यात्रियों ने हुण, परदौस या पगौडा का रूप में उल्लेखित किया है। इसी को ही विदेशी यात्री हुण कहते हैं या परदौस या पैगोडा कहते हैं स्वर्ण वाराह को।
सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फड़म कहा जाता था। जो सोने के छोटा सिक्का होता था उसे प्रताप या फड़म कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का तथा फड़म 5.5 ग्रेन का होता था। प्रताप कितने ग्रेन का? 26 ग्रेन का। और फड़म 5.5 ग्रेन का। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। जो चांदी का छोटा सिक्का होता था उसे तार। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो यानी जो पुर्तगाली थे और दिनार फारसी, फ्लोरीन और डुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थी। यानी पूछ सकता है कि ये मुद्राएं किस साम्राज्य में प्रचलित थी? क्रूजेडो, दिनार, फ्लोरीन, डुकेट, तो ये सब विजयनगर साम्राज्य में ही प्रचलित थी मुद्राएं। क्रूजेडो, तो क्रूजेडे जो मुद्रा थी पुर्तगालियों की थी। दिनार जो मुद्रा हुआ करती थी फारसियों की थी। फ्लोरीन और डुकेट जो मुद्राएं थी ये इटली लोगों की थी। ये सब इसी विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। विजयनगर जो साम्राज्य है यह विजयनगर सहकारिता के प्रशासनिक मॉडल पर आधारित राज्य था। यानी अगर पूछ सकता है किस पर आधारित था तो सहकारिता के मॉडल पर था। रायचूर दोआब किसे कहते हैं? तो जो कृष्णा और तुंगभद्रा, अब जो कर रहे हैं हम लोग ये अब यहाँ से ये है सौरभ चौबे। तो विजयनगर का जो सहकारिता के मॉडल पर था और रायचूर को दोआब किया था, तो यह कृष्णा और तुंगभद्रा का जो प्रदेश था उसे ही रायचूर का दोआब कहते थे। कृष्णा और तुंगभद्रा। सालू वंश का संस्थापक नरसिंह, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह और अरावीडू का तिरुमल। और संगम वंश का हरिहर बुक्का। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। विरूपाक्ष द्वितीय किसका अंतिम शासक था? संगम वंश का। और सालू वंश का अंतिम शासक इमाडी नरसिंह। नरसिंह तो संस्थापक था लेकिन इमाडी नरसिंह जो था सालू वंश का अंतिम शासक था। ऐसे ही वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था और तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय था। अरावीडू का संस्थापक तिरुमल था और अरावीडू का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। अरावीडू वंश का सबसे महान शासक वेंकट द्वितीय था और तुलु वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था और संगम वंश का सबसे महान शासक देवराय द्वितीय था। यानी संगम का सबसे महान शासक देवराय, तुलु का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय और अरावीडू का सबसे महान शासक वेंकट द्वितीय। निकोलस कोंटी जो था इटली का था। यह जो है विजयनगर आने वाला पहला यूरोप यात्री था और इसने ही सती प्रथा का वर्णन किया है। और कोंटी ने यह जानकारी दी है कि 1420 के काल में भारत में कागजी मुद्रा यानी पेपर मनी भी धातु मुद्रा व सिक्कों के साथ प्रचलित थी। यानी हमको जो कागजी मुद्रा के बारे में जानकारी मिलती है कि प्रचलित थी भारत में, तो यह हमें निकोलस कोंटी देता है। वो बताता है कि विजयनगर में कागजी मुद्रा प्रचलित थी। अब्दुल रज्जाक दोछा ये समरकंद का था, देवराय द्वितीय के काल में आया था। और यह जो अब्दुल रज्जाक था शाहरुख जो सुल्तान था फारस का, उसी का राजदूत था। और कालीकट में जेमोरिन के दरबार में आया था यह प्रतिनिधि के रूप में। किसके दरबार में? जेमोरिन के दरबार में 1442 में। और अब्दुल रज्जाक ने एक
ग्रंथ लिखा है जिसे मतलौस सदाइन या मजमौल बहरैन कहते हैं। इसकी रचना का नाम क्या है? चाहे इसे कहिए मतलौस सदाइन या मजमौल बहरैन, यानी दो भाग्यशाली ग्रहों बृहस्पति एवं शुक्र एवं दो समुद्रों का संगम, इसका अर्थ होता है। और अब्दुल रज्जाक कहता है विजयनगर जैसा शहर सारी दुनिया में न आँखों से देखा है न कानों सुना है। और उसके अनुसार यानी अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर के लोगों के लिए भोजन की तरह गुलाब का फूल भी आवश्यक है। फिर एक यात्री था एथेनेसियस निकितन, जिसे हम लोग निकितन के रूप में जानते हैं, रूस का था। और निकितन क्या था? तो घोड़े का व्यापारी था। निक्की समझिए, निकितन से निक्की समझिए। निक्की एक व्यक्ति है जो कि घोड़ा चलाता है खूब अच्छा। निकितन रूस का था और यह बहमनी साम्राज्य के बीदर में पहुंचा था। 1470 में आया था निकितन। और भारत आने वाला पहला रूसी यात्री था निकितन। वह भारत में गरीबी का वर्णन करने वाला पहला यात्री था। निकितन जो है भारत में गरीबी का वर्णन करने वाला पहला यात्री था। निकितन कहता है धरती लोगों से भरी पड़ी है पर गांव के लोग बहुत बदहाल हैं, जबकि कुलीन अत्यंत समृद्ध हैं और विलासिता का सुख लूटते हैं, वर्णन करता है। फिर उसके बाद एक यात्री आया था दुआर्टे बारबोसा, जो कि पुर्तगाल का था। सूबेदार अल्बुकर्क का दुभाषिया और मलयालम का बहुत बड़ा जानकार था। यह बारबोसा जो था एक दुभाषीय था और मलयालम जानकार था। 1500 से 1515 के आसपास यह दक्षिण भारत में रहा। और इसने जो है जो बारबोसा है विजयनगर में सती प्रथा का उल्लेख करता है बारबोसा, और बताता है विजयनगर अत्यंत समृद्ध है, विस्तृत है। हीरो, पीगू, लाल मड़ियों, चीन एवं एलेक्जेंड्रिया से रेशम, मालाबार, सिंदूर, कपूर, ये सब प्रसिद्ध है। फिर एक यात्री था बार्थेमा। यह इटली का था। जैसे निकोलस कोंटी इटली का था, वेनिस का था, वैसे ही बार्थेमा भी इटली का था। बार्थेमा की वो एक उपाधि थी, इसे वीर सिपाही के रूप में भी जानते हैं। पुर्तगालियों ने इसे सर की उपाधि दी थी। था तो ये इटली का, लेकिन पुर्तगाली इसे सर कहते थे। और ये 1502 से 1508 के बीच आसपास ये भारत में रहा बार्थेमा। विजयनगर का यह भी वर्णन करता है बार्थेमा भी। डोमिंगो पायस यह पुर्तगाली था, कृष्णदेवराय के शासनकाल में रहा 1520 से 22 के आस तक। पायस के अनुसार विजयनगर प्रांतों की संख्या लगभग 200 बताता है। और फिर इसके बाद पुर्तगाली एक था नूनीज था घोड़े का व्यापारी। यह अच्युत देव राय के समय में आया था 1535 में। नूनीज ही विजयनगर की महिलाओं एवं ब्राह्मणों का विशद वर्णन नूनीज ने ही किया है। यानी विस्तृत वर्णन जो है विजयनगर की महिलाओं का विस्तृत वर्णन और विजयनगर के ब्राह्मणों का विस्तृत वर्णन नूनीज ने ही किया है। सीजर फ्रेडरिक यह भी इटली का था। तो 3 लोग थे इटली के, एक तो बार्थेमा इटली का था, सीजर फ्रेडरिक इटली का था और निकोलस कोंटी इटली का था। सीजर फ्रेडरिक, बार्थेमा और निकोलस कोंटी ये तीनों इटली के थे। फ्रेडरिक जो है तालिकोटा युद्ध के 2 वर्ष बाद आया था 1567 में। 7 माह के लिए विजयनगर आया था और यह 16वीं शताब्दी में विजयनगर आने वाला अंतिम यात्री था।
इसके अनुसार कुस्तुनतुनिया के सुल्तान अपने जहाज़ों का निर्माण बंगाल में करवाते थे। यानी सीजर फ्रेडरिक कहता है कि जो कुस्तुनतुनिया के सुल्तान हैं वो अपने जहाज़ों का निर्माण कहाँ से करवाते हैं, तो बंगाल से। विजयनगर समकालीन इतिहासकारों में एक इतिहासकार है बुरहान-ए-माअसिर। इसके अलावा विजयनगर के बारे में है हरिहर बुक्का वही थे। मदुरा अभियान एक था 1352 में। बुक्का प्रथम जो है वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था और दूसरा दो समुद्र का अधिपति भी इसने धारण किया था। हरिहर प्रथम निसंतान था और मदुरा विजय क्या है 1370 में मदुरा के सुल्तान को पराजित कर दिया था। मदुरा विजय यही है। तो बुक्का प्रथम जो था, बुक्का प्रथम इसकी उपलब्धियां क्या है। बुक्का प्रथम ने चीन, मालाबार एवं सीलोन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। जैसे हरिहर तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था। हरिहर प्रथम को एक समुद्र अधिपति कहा गया। हरिहर को एक समुद्र का मधु 1352 में जो था मदुरा अभियान हुआ था। 1352 में मदुरा अभियान, जिसका नेतृत्व जो है बुक्का का पुत्र था कुमार कप्पा, यही कर रहा था मदुरा विजय अभियान। हालांकि मदुरा विजय विलय नहीं हो पाया, मतलब अभियान तो ये लोग किए मदुरा विजय वाला कुमार कप्पा के नेतृत्व में, जो कि बुक्का का पुत्र था, लेकिन विलय उसको नहीं कर पाए। हरिहर प्रथम ने बड़े पैमाने पर खेती करवाया। और क्या किया हरिहर प्रथम ने, क्या बड़े पैमाने में अपने राज्य में खेती करवाया। उसने करड़ामों के रूप में ब्राह्मणों को महत्व दिया। हरिहर एवं बुक्का ने सहकारिता के आधार पर शासन किया था। यही मैं बता रहा था कि सहकारिता पर शासन कौन था, तो विजयनगर ही था। हरिहर और बुक्का ने सहकारिता के आधार पर संयुक्त शासन किया। हरिहर प्रथम का जो समकालीन बहमनी शासक था अलाउद्दीन गंगू था। बहमनी का था गंगू। हरिहर प्रथम को एक समुद्र का अधिपति कहा गया, जबकि बुक्का को दो का कहा गया और इसको एक का कहा गया। हरिहर प्रथम जो था उसने श्री विरूपाक्ष के हस्त चिन्ह से ही राज्य के सभी कामों का प्रमाणीकरण शुरू किया। फिर हरिहर के बाद उसको बुक्का प्रथम हुआ, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक और दो समुद्रों का अधिपति। हरिहर प्रथम जो था निसंतान था, मतलब वो था तो मर गया था उसका कुमार कप्पा। तो मृत्यु से पूर्व बुक्का प्रथम अपना अधिकारी बना दिया था। बुक्का को राज सिंहासन अवलंब भी कहा गया। बुक्का को राज सिंहासन का अवलंब भी कहा गया। बुक्का ने कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच रायचूर दोआब तथा तेलंगाना के शासक कायप नायक कैलाश दुर्ग से मांगा। और उसके बाद मुदकल किले पर बुक्का ने तुंगभद्रा दोआब में स्थित जो एक मुदकल किला था उस पर भी अधिकार कर लिया था। और एक विजयनगर एवं बहमनी के बीच युद्ध हुआ था। फरिश्ता बताता है विजयनगर एवं बहमनी के बीच 1367 में युद्ध हुआ था, जिसमें 4 लाख हिंदू मारे गए थे, परंतु युद्ध विजयनगर के पक्ष में समाप्त हुआ था। भारतीय इतिहास में इस युद्ध का महत्व है। सर्वप्रथम इसी युद्ध में दोनों पक्षों द्वारा तोपों की जानकारी मिलती है। मतलब जो बहमनी और विजयनगर ने 1367 में युद्ध लड़ा था, इसी में तोपों की जानकारी मिलती है। और आम नागरिकों की हत्या नहीं, इसमें यह था इस युद्ध में संविधान बना कि इस युद्ध के दौरान आम नागरिकों की हत्या नहीं की जाएगी। इस युद्ध से पहले एक संविधान बना। कृष्णा नदी को विजयनगर एवं बहमनी के बीच सीमा स्वीकार की गई।
और इसके पश्चात बुक्का प्रथम ने रेड्डी राज्य के संस्थापक प्रोलय वेम के पुत्र कोवडिडु जीत लिए। जो बुक्का प्रथम था उसने रेड्डी राज्य था, उसके संस्थापक का नाम था प्रोलय वेम के पुत्र से कोंडवीडु जीत लिया। मदुरा विजय ये जो था बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन 1370-71 मदुरा विजय मदुरा के सुल्तान को पराजित कर मदुरा एवं रामेश्वरम सेतुबंध का प्रदेश विजयनगर साम्राज्य मिला लिया था। और मदुरा विजय बुक्का प्रथम के सामरिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पूछता है मदुरा विजय किसके समय हुई थी? यह जो है बुक्का प्रथम के समय हुई थी और इस प्रदेश का सूबेदार कुमार कंपन बना मदुरा विजय। फिर अन्य उपलब्धियां क्या है? तो बुक्का प्रथम ने चीन, मालाबार एवं सीलियन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। किसके साथ? चीन के साथ, मालाबार और सीलोन मतलब श्रीलंका के साथ। फिर इसके अलावा चीन में एक दूत मंडल भेजा था। पूछता है कभी कभी कि कौन सा शासक था जो कि अपना दूत मंडल चीन में भेजा था, मतलब विजयनगर का? तो यही बुक्का ही था। ये अपना दूत मंडल जो है चीन भेजा था। सर्वप्रथम बुक्का प्रथम ने ही अपने कुलगुरु माधवाचार्य विद्यारण्य और उनके भाई जो थे सायण से वेदों की नई व्याख्या प्रस्तुत करने को कहा। यानी इनके कुलगुरु कौन थे? तो माधवाचार्य विद्यारण्य थे और माधवाचार्य विद्यारण्य का ही भाई थे सायण। तेलुगु महाकवि नचम सोम उसके दरबार में रहते थे। नचम सोम इन्हीं बुक्का प्रथम के दरबार में थे। श्रवण बेला एक लेख जो है उसके अनुसार बुक्का प्रथम ने वैष्णव एवं जैनियों के बीच मेल मिलाप करवाया। इसके अनुसार बुक्का प्रथम ने वैष्णव जो संप्रदाय थे और जैनियों के बीच मेल मिलाप करवाया। फिर बुक्का के बाद हरिहर द्वितीय बना। बुक्का प्रथम के बाद फिर राजा बना कौन? हरिहर द्वितीय। यह जो था वल्लूर अनुदान लेख में इसे राज व्यास एवं राज वाल्मीकि कहा गया है और इसने भी महाराजाधिराज राज परमेश्वरम की उपाधि धारण की। फिर अन्य मतलब ये जो था हरिहर द्वितीय, इसके समय में कई उपलब्धियां हुआ, जैसे इसे 27 शहरों का निर्माता कहा जाता है हरिहर द्वितीय को। सुदर्शन संग्रह लेख एक माधवाचार्य लेख। सुदर्शन संग्रह के लेखक कौन हैं? पूछता है। तो सुदर्शन संग्रह के लेखक माधवाचार्य हैं और उनके भाई सायण जिन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण पर टीका लिखा था। सायण क्या किए थे? ऐतरेय ब्राह्मण पर टीका लिखे थे। इसके अलावा सायण ने बुक्का प्रथम के काल में वेद, ब्राह्मण एवं आरण्यकों का जो कार्य प्रारंभ किया उसे हरिहर द्वितीय के काल में पूर्ण किया। सायण ने बुक्का के समय ही वेदों पर और ब्राह्मण ग्रंथों पर और आरण्यकों पर कार्य शुरू किया था और उसे हरिहर के समय में पूर्ण किया हरिहर द्वितीय के समय। फिर नानार्थ रत्नमाला का लेखक है इरुगाथा। एक नानार्थ रत्नमाला एक पुस्तक है, नानार्थ रत्नमाला, उसके लेखक का नाम है इरुगाथा, जो कि जैन हरिहर द्वितीय का सेनापति था। जो इरुगाथा था यह जैन हरिहर द्वितीय, ये जैन था और यह हरिहर द्वितीय का सेनापति भी था। और हरिहर द्वितीय इसके दरबार में हरविलास के लेखक कौन थे? पूछता है हरविलास के लेखक किसे कौन हैं? तो श्रीनाथ हैं। पहली बात, हरविलास के लेखक कौन हैं? श्रीनाथ को हरविलास का लेखक माना जाता है। यानी हरविलास रचना किसकी है? तो श्रीनाथ की है। हरिहर ने अपने पुत्र विरूपाक्ष प्रथम को तमिल देश मतलब वो दे दिया था। फिर उसके बाद देवराय प्रथम हुआ 1406 से 1422 तक। मृत्यु हरिहर जब द्वितीय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। हरिहर द्वितीय मारा, फिर विजयनगर में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। सर्वप्रथम विरूपाक्ष प्रथम, इसके पश्चात फिर बुक्का द्वितीय ने 1 वर्ष शासन किया। फिर उसके बाद देवराय बना 1406 में।
उसके समय फिरोज शाह बहमन ने वेलमों एवं रेडियो की मदद से विजयनगर पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा जाता है। जो फिरोज शाह बहमन ने जब वेलमों और रेडियो की मदद से विजयनगर पर जो आक्रमण किया, इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है। और देवराय प्रथम जो था, इसकी कुछ उपलब्धियां थी कि यह इसके समय निकोलस कोंटी आया था। निकोलस कोंटी जो आया था वो अपनी पत्नी के साथ आया था। सर्वप्रथम देवराय ने ही सेना में घोड़ों के महत्व को समझा। जो देवराय प्रथम था, उस सेना में घोड़ों का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, उसने इसका महत्व समझा। उसने अरब एवं फ्रांस से घोड़ों का आयात किया देवराय प्रथम ने, क्योंकि महत्व उसका समझ गया। और सेना में सर्वप्रथम मुसलमानों की भर्ती देवराय प्रथम ने ही किया था। किसकी? सेना में मुसलमानों की भी भर्ती की है और लगभग 1000 के आसपास मुसलमान सैनिक थे इसके सेना में देवराय प्रथम की। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर 24 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण भी करवाया। देवराय प्रथम ने 24 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करवाया था। इस बांध का नूनीज ने चित्रमय वर्णन किया। उसने हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया। फिर देवराय द्वितीय हुआ। देवराय जैसे प्रथम तो अब हरिद्रा एक बांध भी बनवाया था, विजयनगर की किलाबंदी भी करवाया, घोड़ों के महत्व को समझा देवराय प्रथम और मुसलमानों को भर्ती किया। ये सब काम देवराय प्रथम का है। फिर उसके बाद देवराय द्वितीय हुआ। देवराय द्वितीय को इमादी देवराय कहते हैं। क्या? इमादी। पुरोधा, गजबेटकर, हाथियों का शिकारी, ये सब देवराय द्वितीय के है। इमादी देवराय, पुरोधा, गजबेटकर, ये सब देवराय द्वितीय का है। देवराय द्वितीय जो है, इसने रचना लिखी है महासुधा निधि और ब्रह्मसूत्र। 2 रचना है देवराय द्वितीय की, महासुधा निधि और ब्रह्मसूत्र। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महान शासक हुआ और उसका बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन अहमद से 2 बार संघर्ष हुआ था। देवराय द्वितीय का सुल्तान से देवराय द्वितीय ने रायचूर दोआब में एक मुदगल दुर्ग छीन लिया था। सुल्तान ने छीन लिया था देवराय द्वितीय से मुदगल वाला दुर्ग। फिर उसके बाद इस देवराय द्वितीय ने बहमनी पर विजय प्राप्त करने के लिए एक जांच कमेटी बनवाया कि कैसे बहमनी पर विजय प्राप्त किया जाए, और इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपनी सेना में 2000 तुर्क धनुर्धारियों की सर्वप्रथम नियुक्ति की। तो पूछ सकता है 2000 धनुर्धारियों की नियुक्ति कौन की थी? तुर्क धनुर्धारी। तो यह देवराय द्वितीय ने की थी। और उसने दिल्ली सल्तनत की सेनाओं को अनेक विशेषताओं को अपने सैन्य ढांचे में सम्मिलित कर लिया। यानी दिल्ली वाला जो दिल्ली में शासन पैटर्न चल रहा था, युद्ध पैटर्न, उसको भी देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में सम्मिलित किया। उसके बाद फिर क्या किया देवराय द्वितीय ने? सिंहासन के सम्मुख कुरान की प्रति रखवाई। यानी अपने जहाँ बैठता था वहाँ एक कुरान की भी कॉपी रखवाई। उसने मुसलमानों को राज्य में मंदिर निर्माण की स्वतंत्रता दे दी। ये इसका जो है धार्मिक सहिष्णुता का कार्य माना जाएगा। कि पूछ सकता है कि जैसे देवराय प्रथम तो ये इसने क्या किया? केवल मुसलमानों को भर्ती करवाया अपनी सेना में। लेकिन जो देवराय द्वितीय था, इसने क्या किया? मुसलमानों को न केवल भर्ती करवाया बल्कि उनके जो धार्मिक ग्रंथ है कुरान की महत्ता को समझा और मुसलमानों को राज्य में मंदिर निर्माण की स्वतंत्रता भी दे दी देवराय द्वितीय ने। फिर इसके बाद देवराय द्वितीय जो था, इसने श्रीलंका पर अभियान किया, सफल अभियान किया, और महादंडनायक लक्कन दैत्रेय ने नौसेना के माध्यम से किया था। नागर में एक अभिलेख से लंका से कर उगाही की पुष्टि होती है।
फिर उसके बाद देवराय द्वितीय के दरबार में 34 कवि रहते थे और इसमें कन्नड़ कवि चामरस, कुमार व्यास, तेलुगु कवि श्रीनाथ और संस्कृत कवि दीन दीमा, जिसे दीदिमा कहते हैं, दीन दीमा प्रमुख थे। तो पूछ सकता है कि श्रीनाथ किसके दरबार में थे जो कवि थे, तो यह देवराय द्वितीय के दरबार में थे। देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दिया था। देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को क्या दिया था? कवि सार्वभौम की उपाधि दिया और उसका कणिकाभिषेक स्वर्ण करवाया। देवराय द्वितीय स्वयं एक विद्वान था और साहित्यकारों को भी सम्मान देता था वो। और देवराय द्वितीय ने महासुधि की रचना की थी और ब्रह्मसूत्र पर टीका भी लिखा था। देवराय द्वितीय ने महासुधि रचना की और ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा देवराय द्वितीय ने। विट्ठल स्वामी जो एक मंदिर है दक्षिण में, उसके निर्माण की शुरुआत देवराय द्वितीय ने ही किया था। इसके अलावा उसके मंत्रियों में जैन एवं वैष्णव सम्मिलित थे, मतलब जैन भी इसके मंत्रिपरिषद में रहते थे देवराय द्वितीय के, और वैष्णव भी, जबकि ईसाई सलाहकार परिषद में थे। अब देखिए यहाँ भी धार्मिक सहिष्णुता इसका दिखाई देता है। ईसाई भी थे सलाहकार परिषद में, फिर मंत्रियों में जैन वैष्णव हुआ करते थे। और इसी के समय अब्दुल रज्जाक आया था कालीकट में से होकर के विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय ने तिरुवोयूर मंदिर में पुनः पूजा करवाई और उसने समुद्र व्यापार हेतु लक्कना को नियुक्त किया। लक्ष्मण को दक्षिण समुद्र का स्वामी कहा गया। पूछ सकता है किसको दक्षिण समुद्र का स्वामी कहा गया? तो लक्ष्मण को। फिर इसके बाद देवराय के बाद फिर मल्लिकार्जुन हुआ, जिसे मल्लिका को मुम्मडी प्रौढ़ देवराय या इसे भी गजवेटकर कहते हैं। जैसे गजवेटकर उपाधि इसका था तो इसका भी ऐसे गजवेटकर हो गया। तो मल्लिकार्जुन प्रौढ़ देवराय। मल्लिकार्जुन के समय जो है बहमनी सुल्तानों ने वेलमो की राजधानी राजकोट पर अधिकार कर लिया था। और फिर उसके बाद फिर आया सालू वंश, जिसका संस्थापक नरसिंह था। फिर तुलु वंश, जिसका वीर नरसिंह था। इसने भुजबल की उपाधि धारण की थी। फिर उसके बाद कृष्णदेवराय आया तुलु वंश का। इसने नंदन गोप, महाकाकव, विष्णुचित्त, यवन स्थापनाचार्य, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, इस सब की उपाधियां धारण की कृष्णदेवराय। आंध्र भोज, अभिनव भोज, यवन स्थापनाचार्य, विष्णुचित्त, महाकाव, नंदन गोप, आंध्र पितामह, ये सब। फिर उसके बाद कृष्णदेवराय ने अपना राज्याभिषेक एक पखवाड़े कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया था, अगस्त में। बाबर ने कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली बताया। और ये कृष्णदेवराय जिस सिंहासन पर बैठता था उसे विजय भवन कहा जाता था। कृष्णदेवराय का समकालीन उड़ीसा का गजपति नरेंद्र प्रताप रुद्र था। कृष्णदेवराय ने जामोती कल्याण रचना की उषा एवं अनुरुद्ध की प्रेम कथा उषा परिणयम और मालसा चरित्र आदि का लेखन किया। यानी 3 रचना है। एक तो जामोती कल्याणम नाटक है, फिर उषा परिणयम है और मदालसा चरित्र इसकी रचना है। वीर नरसिंह ने कुछ सीमित क्षेत्रों में विवाह कर हटाया था और कृष्णदेवराय ने संपूर्ण साम्राज्य से विवाह कर समाप्त कर दिया तथा विधवाओं से विवाह करने वालों को भी विवाह कर से मुक्त कर दिया था। कृष्णदेवराय राज दरबार भुवन विजय के नाम से विख्यात था। कृष्णदेवराय का जो राज दरबार था इसे भुवन विजय कहा जाता था।
कृष्णदेवराय ने अपनी मां की याद में नागलपुर की स्थापना की और पत्नी की याद में हासपेट शहर तथा उड़ीसा विजय के प्रतीक के रूप में विजय भवन सिंहासन मंच बनवाया था। फिर कृष्णदेवराय हजारा मंदिर, कृष्णदेव मंदिर ये सब बनवाया। कृष्णदेवराय अष्टदिग्गज रहते थे इसी समय। अष्टदिग्गज का प्रमुख वही अल्लासनी पेद्दन था, जिसे आंध्र राज कवि की उपाधि दी गई। पेद्दन को आंध्र कविता का पितामह, तेलुगु कविता का पितामह ये सब। प्रतिवर्ष भुवन विजय का वसंतोत्सव मनाया जाता था। फिर अच्युत देवराय आया, फिर उसके बाद सदाशिव राय आया। यह कृष्णदेवराय का पुत्र एवं तुलु वंश का अंतिम शासक था। फिर तालिकोटा की युद्ध 1565 में, जिसे राक्षसी तंगड़ी की युद्ध कहा जाता है। विजयनगर के इतिहास का वाटरलू की संज्ञा इतिहासकार एन वेंकट रमन ने दी है और इसे बन्नी हट्टी का युद्ध या कृष्ण का युद्ध भी कहते हैं, जो इसे तालिकोटा के युद्ध को। इसमें अली आदिल शाह नेतृत्व कर रहा था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर को मिला करके, और लेकिन इसमें मुस्लिम बरार नहीं शामिल था। युद्ध के बीच में ही राम राय के 2 मुसलमान सेनापति गिलानी बंधुओं ने उसका साथ छोड़कर विरोधी सेना में सम्मिलित हो गए। फलतः राम राय की पराजय हो गई थी। यानी विजयनगर का नेतृत्व वही राम राय कर रहा था और इसका जो है अली आदिल शाह कर रहा था। गिलानी बंधु 6 वही छोड़कर चले गए थे। सीजर फ्रेडरिक्स 1567 विजयनगर आया था युद्ध के पश्चात। फिर अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल हुआ। हरिहर प्रथम ने वेगर, वेल्लसी दानपात्र एवं वित्रगुंट अनुदान पत्रों में संगम कुल के प्रारंभिक शासकों का उल्लेख है। यानी पूछ सकता है संगम के प्रारंभिक शासकों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो वेगर, वेल्लसी दानपत्र और वित्रगुंट अनुदान पत्र से। वित्रगुंट अनुदान पत्र से और वेगर वेल्लसी दानपत्र से हमें प्रशासन के बारे में इनकी जानकारी मिलती है। हरिहर द्वितीय ने चत्ररय पद्दन अभिलेख और मितर अभिलेख से विजयनगर की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी हमको मिलती है। एक तो है मितर अभिलेख, यानी मितर अभिलेख किस से संबंधित है, तो विजयनगर से। और इसके अलावा कृष्णदेवराय के कोलार्क अभिलेख। अब पूछ सकता है कोलार्क अभिलेख किससे संबंधित है, तो कोलार्क जो है कृष्ण से है और इसे कोलार्क अभिलेख से प्रांतपतियों के कार्यों की जानकारी मिलती है। कुंडबिंडु अभिलेख से राजस्व प्रशासन की जानकारी मिल जाती है। विजयनगर की राजभाषा तेलुगु थी। कौटिल्य के सप्तांग पर इनका प्रशासन था और केंद्र 20 मंत्री परिषद होती थी, ये सब था। अच्छा, कड़ा, फिर वलनाडु, फिर पर नाडु, स्थल ग्राम, यही क्रम था। वलनाडु, पर नाडु, स्थल ग्राम यानी तमिल अंश में, और कर्नाटक अंश में देखेंगे तो वेड्डू, नाडु, सीम, ग्राम, स्थल। आयंगर, वो जिसे नायंकार या पोलीगर व्यवस्था कहते थे, अमरम जो कहलाते थे। अमरम भूमि से प्राप्त आय का अंश केंद्र में भेजना होता था। राजा हेतु सेना का निर्माण। अमरम भूमि क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था स्थापित करना। जो नायंगर व्यवस्था है, इल्तुतमिश द्वारा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में प्रदत्त तुर्क सैनिकों को छोटी छोटी इक्ताओं जैसी जान पड़ती है। यह नायंगर व्यवस्था। स्थानीय शासन प्रांतों का विभाजन वलनाडु, कोट्टम, कमिश्नरी एवं नाडु, स्थल एवं ग्राम में हुआ था। वलनाडु, फिर नाडु, फिर स्थल, फिर ग्राम। मोटे तौर पर जिला नाडु, स्थल जिला को नाडु कहा जाता था और उप जिला यानी तहसील को स्थल कहा जाता था और मेल ग्राम 50 ग्रामों का समूह होता था।
आयंगर व्यवस्था जो विजयनगर के ग्राम प्रशासन की मुख्य व्यवस्था थी। 12 इसमें अधिकारी होते थे और वंशानुगत होते थे। उनको केंद्र में से वेतन के रूप में मान्य भूमि प्राप्त होती थी। कौन सी भूमि? तो मान्य भूमि मिलती थी। फिर विजयनगर में राजस्व विभाग को अथावना कहते थे और भूकर को शिष्ट कहा जाता था। कुदी जो थे कृषक मजदूर हुआ करते थे। फिर कुडग्गी पट्टे पर प्रदत्त भूमि थी। और भंडारवाद क्या था? तो केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहने वाली जो केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भूमि होती थी उसे भंडारवाद कहा जाता था। और पट्टेदार एवं मालिक के बीच भूमि की आय का बंटवारा वरम कहलाता था। कर व्यवस्था थी 1/6 और ब्राह्मणों से 1/20 और मंदिरों से 1/30 लिया जाता था। विजयनगर के शासकों ने मदाग झील का निर्माण तुंगभद्रा नदी पर किया था। सैनिक संगठन सेना को कंदाचार यानी कदाचार कहते थे। सेना में मुसलमान एवं पुर्तगाली सैनिक भी थे। देवराय प्रथम ने मुसलमानों का, वहीं देवराय द्वितीय ने 2000 तुर्क धनुर्धारियों की नियुक्ति की थी। यानी देवराय प्रथम ने तो पहले मुसलमान भर्ती किए अपनी सेना में। फिर उसके बाद जब देवराय द्वितीय आया तो उसने 200 तुर्क धनुर्धारियों, वही जो कमेटी ने अनुशंसा की थी उसी की अनुशंसा पर 2000 तुर्क धनुर्धारियों की नियुक्ति की थी। फिर उसके विजयनगर नरेशों के जहाज मालदीव में बनते थे। नौसेना भी इनका हुआ करती थी। विजयनगर के शासक पुर्तगालियों से घोड़े मंगवाते थे। यानी जो विजयनगर शासकों को घोड़े मिलते थे पुर्तगाल से आता था। न्याय व्यवस्था, न्यायालय की भाषा संस्कृत थी। वैसे भाषा तो इनकी तेलुगु थी लेकिन न्यायालय की भाषा संस्कृत थी। समयाचार्य न्यायाधीश था और याज्ञवल्क्य स्मृत, पराशर संहिता एवं माधव कृत टीका न्याय के आधार थे। बाकी और भी कई थे। संगम वंशी जो शासक थे ये मुख्यतः शैव थे। संगम शैव। अभिलेखों में हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम को पाशुपत आचार्य काशी विलास क्रिया शक्ति का शिष्य बताया गया है। यानी जो काशी विलास क्रिया शक्ति है यह पाशुपत आचार्य थे, उनका शिष्य थे ये हरिहर और बुक्का। देवराय द्वितीय के सिंहासन की एक तरफ वेद तो दूसरी तरफ कुरान रखी हुआ करती थी, क्योंकि धार्मिक सहिष्णु था यह देवराय द्वितीय। वराह जो था विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का वराह था। वह राह जो कि 52 ग्रेन का हुआ करता था। इसे राष्ट्रीय सिक्के के रूप में मान्यता थी। इसे ही हुण पोन या परदास पैगोडा कहा जाता था। इसी वराह को प्रताप या फड़म ये दोनों भी स्वर्ण सिक्के थे। तार चांदी का सिक्का था। जीतल विजयनगर में प्रचलित तांबे का सिक्का था। अन्य सिक्कों में परदोस, पगोडा, कुर्जेडी, दिनार, फ्लोरिन, डुकटे भी थे। सिक्कों पर आकृतियाँ हरिहर प्रथम के सिक्कों पर हनुमान, गरुड़, तुलु, गरुड़ ये सब की होती थी। देवदासी प्रथा थी। सती प्रथा भी देखने को मिलता है। साहित्य कला ये था कि विजयनगर वास्तुकला का केंद्र हम्पी हुआ करता था। अम्मन जो था मंदिरों का निर्माण सर्वप्रथम चोल काल में अंतिम चरण में हुआ। मूर्तिकला विजयनगर में संबंधित कांस्य मूर्ति जो है तिरुपति मंदिर से प्राप्त होती है। इसमें कृष्णदेवराय एवं उसकी पत्नियां की मूर्तियां मिलती है। प्रमुख स्थापत्य क्या है विजयनगर का? तो लोटस महल है, विट्ठल स्वामी मंदिर है, चिदम्बरम मंदिर है, हजार राम मंदिर है, हस्तशाला मीनार है, स्तंभ कक्ष है, लिपाक्षी मंदिर है, नागरपुर हासपेट एवं सिंहासन मंच, विजयनगर भवन, ये सब लोग पढ़े थे पहले। फिर उसके बाद संस्कृत साहित्य देखा जाए तो माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह तथा सायण ने सुधा निधि की रचना की थी।
तो पूछ सकता है सायण की रचना का क्या नाम है, तो सुधा निधि। और माधवाचार्य ने सर्वदर्शन की रचना की। और श्रीनाथ ने श्रृंगार नैषध की रचना की। श्र से श्रृंगार, से श्रृंगार, नैषध किसकी है, श्रीनाथ की। अमुक्तमाल्य विष्णु चरित्र, यह विष्णु चित्ती, यह दोनों कृष्णदेवराय की है। मनुचरितम और स्वरोचित संभव अल्लसनी पेद्दन की है। और इसके अलावा पेद्दन की एक रचना हरि कथा सार। देखिए पेद्दन सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि था। उसने दो, एक तो मनुचरितम भी उसी की है और हरि कथा सार भी अल्लसनी पेद्दन की है। वसुचरित की है भट्टमूर्ति। राघव पांडियूम की पिंगलु सूरल, यह पुस्तक एक तरफ से पढ़ने पर रामायण तथा दूसरी तरफ से पढ़ने से महाभारत की कहानी है। यानी जो राघव और पांडवियमु, देखिए राघव मतलब राम और पांडवियमु मतलब पांडव, तो एक तरफ राम के बारे में रचना, दूसरी ओर महाभारत के बारे में। तो यह जो रचना है पिंगली सूरल की है। पांडुरंग महात्म्य, यह तेनाली रामकृष्ण की है। इसे विकट कवि की उपाधि दी गई थी। तेनाली को क्या कहा गया था, विकट कवि। अष्टदिग्गज में अल्लसनी पेद्दन, भट्टमूर्ति, पिंगली सूरल, तेनाली भट्ट, रामकृष्ण, नंदी तिम्मन, रामभद्रा, अय्यल राजू और धुरजटी सम्मिलित थे। धुरजटी ने द्रविड़ कला को समर्पित कालहस्ती महात्म्य की रचना की है। कन्नड़ साहित्य मधुरा इस युग के पहले कन्नड़ भाषा के लेखक थे। ये था पूरा बहमनी साम्राज्य। ये पूरा था अब तक विजयनगर। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, देखिए बहमनी या कोई जो भी हो।